हेलो गाइस, वेलकम टू मांगलिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी MIB मेरठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम रहेगा ही, पर टेंशन नहीं लेनी। हम साथ साथ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करते चलेंगे। साथ में बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। खाली पड़े उल्टे सीधे काम करेंगे, इससे बेटर कुछ अच्छा ही पढ़ लें। ठीक, तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस देख रहे थे। ये हमारा है थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग आप देख रहे हैं कि सपोज़ हम लोग यहाँ पर आज देख लेते हैं। हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव को देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में। उसमें भी स्पेसिफिकली हम देख लेते हैं एक्स लिंक्ड। पहले देख लेते हैं डोमिनेंट के बारे में। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, कुछ भी बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले नाम से क्लियर कर लो इसको कि इसमें 3 टर्म आ रही हैं। कि पहली बात तो ये डिसऑर्डर है, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और उस जीन की डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज़ हो रही है, इसलिए इसको बोला हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम का केस थोड़ा सा अलग रहता है। ऑटोसोम वाला केस फिर भी इजी लगता है स्टूडेंट्स को, और थोड़ी बहुत गलती जो करते हैं वो यहाँ पर आगे करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक तो पहली चीज़, यहाँ पे कोई भी जीन हम बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे एक्स क्रोमोसोम पे, ना कि वाई क्रोमोसोम पे। हमारे पास में सेक्स क्रोमोसोम 2 हैं, या तो वो एक्स होगा या वो वाई होगा। अब फीमेल में कंडीशन एक्स दिखती है, मेल में कंडीशन XY दिखती है। ठीक, तो जो हमें जीन मानना है वो मानना है हमें केवल एक्स क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं रखनी है जीन की, क्योंकि हम एक्स लिंक्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं। एक बार हम मान लिया एक जीन A है, उस जीन की 2 एलील्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल A एक स्मॉल a। कैपिटल A हमारा डोमिनेंट एलील है, स्मॉल a हमारा रिसेसिव एलील है। इसमें कोई बहुत बड़ी और नई बात नहीं बता दी मैंने, पर हाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो डिजीज़ होगी वो इस एलील की वजह से होगी, यानी कि यहाँ पे जो A एलील है वो डिसऑर्डर क्रिएट कराएगा। A एलील की वजह से कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा, वो इंडिविजुअल नॉर्मल लेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, अब क्योंकि फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास में केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, तो इन दोनों के केस में हमको अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेंगी। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से आया है, एक एक्स क्रोमोसोम उसको फादर से मिला है। ठीक, तो इसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है। इसके पास में 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। हो सकता है कि इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल A हो, दूसरे पे भी कैपिटल A हो सकता है इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल a हो, दूसरे के पास भी स्मॉल a हो सकता है इसमें एक एक्स पे कैपिटल A हो सकता है इसमें एक एक्स पे स्मॉल a हो। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि एक एक्स इसको फादर से मिलेगा, एक एक्स इसको मदर से मिलेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस किस केस में डिसीज़ दिख सकती है। अगर हम माने कि ये फीमेल है तो इसमें डिसीज़ दिखेगी नहीं दिखेगी? तो ऑब्वियसली दिखेगी, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है, दोनों ही फॉर्म डोमिनेंट है, तो यहाँ पे उस फीमेल में डिजीज़ दिखेगी ही दिखेगी। अगर हम इस फीमेल को माने तो इसके पास में तो एक भी कैपिटल D नहीं है, दोनों ही स्मॉल हैं, तो इसका मतलब ये नॉर्मल होगा फीमेल। अगर हम हेटेरोजाइगस माने तो इसके पास में अब कैपिटल A भी है, स्मॉल a भी है, तो डिसीज़ होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट शो करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो अगर एक भी कैपिटल A प्रेजेंट होगा तो उसका इफेक्ट आएगा, यानी कि इस केस में भी उस फीमेल में डिसीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल a के फंक्शन को ख़त्म करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। और डोमिनेंट एलील होता ही वो है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करे। कोई पूछे कि डोमिनेंट एलील क्या है, तो ये नहीं कहना कि कैपिटल A है तो डोमिनेंट है, स्मॉल a तो रिसेसिव है, या कैपिटल A अपना इफेक्ट शो करता है, स्मॉल a नहीं करता है। कुछ नहीं, सिर्फ एक सीधी बात
कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना फंक्शन शो कर रहा है वो डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे स्मॉल ए अपना फंक्शन शो कर रहा होता तो अब स्मॉल ए डोमिनेंट हो जाता। हालांकि हम मानते नहीं हैं, हम स्मॉल लेटर्स में रिसेसिव को ही शो करते हैं, लेकिन सही डेफिनेशन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करे वो होता है डोमिनेंट एलील। चलिए, यानी कि फीमेल में इन दो केस में डिसीज हो सकते हैं, इस केस में नॉर्मल रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी। अगर मेल की बात करें तो मेल में कंडीशन है कि इसके पास में एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है एक वाई है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक्स क्रोमोसोम इसको इसकी मदर से मिलेगा, वाई क्रोमोसोम इसको इसके फादर से मिलेगा। फादर कभी भी सन को एक्स क्रोमोसोम नहीं देगा। लॉजिकल बात है, देगा भी क्यों? और अगर उसने दे दिया तो फिर वो मेल बचाएगा। मेल तब है जब उसके पास वाई क्रोमोसोम है। अगर फादर भी उसको एक्स क्रोमोसोम देगा और मदर से तो आना ही केवल एक्स है, क्योंकि उसके पास में दोनों ही एक्स हैं, तो क्या वो सन हो सकता है? नहीं। तो सन के केस में फादर हमेशा और केवल वाई क्रोमोसोम में अपने सन को दे सकता है, एक्स क्रोमोसोम कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से मिल रहा है। चलिए, अब हो सकता है कि जो मदर से एक्स क्रोमोसोम आया है उस पर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, या हो सकता है उस पर स्मॉल एलील प्रेजेंट हो। कभी भी ये बेवकूफ़ी मत कर देना कि दूसरा एलील यहाँ पे बना दो वाई क्रोमोसोम के ऊपर। एक्स लिंक्ड है तो केवल एक्स के ऊपर बनाना, वाई के ऊपर कुछ नहीं करना है। तो दो ही केस पॉसिबल हैं। फीमेल में 3 थे, मेल में 2 हैं। अब इन 2 केस में देखो डिसीज़ होगी नहीं होगी। इस केस में डिसीज़ होगी, इसके पास एक भी कैपिटल ए नहीं है, तो इसका मतलब ये सन जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसके पास में डोमिनेंट एलील है, इसका मतलब इस सन में डिसीज़ दिखेगी, यानी कि ए स्क्वायर हमको फील्ड दिखेगा। ये है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का बेसिक बात। इतना समझ में आता है, फिर आगे की बात तो हो जाएगी। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि फादर हमेशा अपने सन को वाई क्रोमोसोम देगा और अपनी डॉटर को एक्स क्रोमोसोम देगा। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं बता दी, लेकिन फिर भी इतना दिमाग में रखो। अब 1-2 पेडिग्री सॉल्व कर लेते हैं। मान लिया एक एग्जांपल ले लें कि ये कोई फादर है, ये मदर है, मैरिज हुई, प्रोजेनी इनमें, अब थोड़ा बड़ा कर दें इसको, 3 प्रोजेनी ले लेते हैं। एक डॉटर, एक सन और एक वापस सन, और इसके एक सन में डिसीज़ दिख रही है और इसकी मदर में डिसीज़ दिख रही है। मान लिया ये कोई हम पेडिग्री पढ़ा है। पेडिग्री सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका वही है कि जिस चीज़ के ऊपर कंफर्म हो उस चीज़ को आप नोट करो। हमें पता है कि ये मेल नॉर्मल है, इसका मतलब इसके पास में कैपिटल ए होगा ही नहीं, इसके पास में केवल स्मॉल ए होगा, तो इसके पास में यही कंडीशन पॉसिबल है। हमें पता है कि ये फीमेल नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसके पास में यही कंडीशन होगी, उसके पास में डोमिनेंट एलील हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, वरना डिसीज हो जाती। हमें पता है कि ये मेल या फादर नॉर्मल है, तो इसके पास भी एक भी कैपिटल ए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इस पर हम कन्फर्म है कि यही होगा। ये सन इसके डिजीज शो कर रहा है, इसका मतलब इसके पास में कैपिटल ए होगा, तो इसका मतलब इसके पास में भी ये कंडीशन पॉसिबल है। मदर के पास में डिजीज़ दिख रही है, इसका मतलब मदर के पास में भी एटलीस्ट एक कैपिटल ए तो होगा, दूसरा वाला स्मॉल ए कैपिटल ए क्या होगा अभी देखते हैं। इतनी बात तो इसने पेडिग्री देख के हमें पता चल रही है कि किस किस इंडिविजुअल क्या क्या जीनोटाइप है, ये पेडिग्री देखते समझ में आ गया, अगर ये सब चीज़ें ठीक से पता है तो। ठीक, अब इसकी अगर बात कर लें, यानी कि देखो ये एक्स स्मॉल ए, ये एक्स स्मॉल है, यानी कि अगर ये फीमेल है तो इसका एक क्रोमोसोम मदर से आया होगा, एक क्रोमोसोम फादर से आया होगा। तो फादर ने तो मान लिया स्मॉल ए दे दिया, क्योंकि फादर के पास में तो था ही, वो दिख भी रहा है पेडिग्री में। इसको दूसरा मदर से चाहिए, तो इसका मतलब मदर, अगर इसके पास में 2 स्मॉल ए हैं तो इसके पास, इसका मतलब इसके मदर के पास में एक स्मॉल ए तो होगा ही होगा। ठीक, अब हमें अल्टीमेटली इसके फादर और मदर का जीनोटाइप मिल गया। अब हम इनका क्रॉस करेंगे और फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इनसे आने वाली प्रोजेनी में ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं या नहीं। तो चेकर बोर्ड बनाते हैं, एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए एंड वाई। कुछ टाइम के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चेकर बोर्ड बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पेडिग्री देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ होगी कौन सी चीज़ नहीं होगी। बाद में मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, ट्रिक्स नहीं है, फैक्ट्स हैं। जो चीज़ तुम्हें मेरे बिना बताए भी समझ में आ जाएगी अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो पेडिग्री की,
वरना कुछ चीज़ें बताऊंगा जो अटल सत्य हैं, जो कभी गलत हो ही नहीं सकते, उससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी इजी रहेगा। तो अगर हम इन दोनों क्रॉस करें तो एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, एक्स कैपिटल ए वाई और एक्स स्मॉल ए वाई, यानी कि अगर ये दो पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है तो हो सकता है उनमें कोई डॉटर उनकी डिजीज़ दिख जाए, हो सकता है कोई डॉटर नॉर्मल दिख जाए, हो सकता है कोई मेल या उनका सन डिसऑर्डर शो करे, या हो सकता है कोई सन डिसऑर्डर शो ना करे। यानी कि इनके केस में चारों कंडीशन पॉसिबल है। इनकी डॉटर नॉर्मल भी हो सकती है, इनकी डॉटर डिसीज्ड भी हो सकती है, इनका सन नॉर्मल हो सकता है, इनकी सन डिसीज हो सकता है। यानी कि डॉटर नॉर्मल हो सकती है दिख रहा है, सन डिसीज हो सकता है साफ साफ दिख रहा है, सन नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि ये पेडिग्री एकदम सही है, ये पेडिग्री हमें सही से बता रही है कि ये डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एक और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, चलिए। मान लिया फ्रेम से बाहर चला गया है, ठीक है, अब सही। मान लिया ये फादर है, ये मदर है, प्रोजेनी जो इनकी हो रही हैं उनमें से एक डॉटर है, एक दूसरी डॉटर है और एक मान लिया सन है, ठीक। इसमें माना फादर में डिजीज़ थी, माना इसमें डॉटर में डिजीज़ थी, बाकी सब नॉर्मल दिखा रखा। अब हमें इस पेडिग्री को देखते सबसे पहले कुछ चीज़ें जो पेडिग्री हमको बता रही है वो लिख लेनी चाहिए। इसने बोला कि फादर में डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब फादर के पास में कैपिटल ए होना चाहिए, तो फादर का जीनोटाइप ये होना चाहिए। इसने बोला है कि मदर के पास में डिसऑर्डर नहीं है, इसका मतलब मदर के पास में एक भी कैपिटल ए नहीं होना चाहिए, दोनों स्मॉल ए होने चाहिए, कंफर्म है। डॉटर के पास में डिसीज़ नहीं है, इसका मतलब इसके पास में भी दोनों स्मॉल ए होने चाहिए। सन के पास में डिसीज़ नहीं है, इसका मतलब इसके पास में एक्स स्मॉल ए वाई होना चाहिए। इस डॉटर के पास में डिसऑर्डर है तो इसका मतलब इसके पास एटलीस्ट एक कैपिटल ए होना चाहिए, दूसरा क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक। अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों पेरेंट के क्रॉस कराने से ये तीन कंडीशन फुलफिल हो सकती हैं या नहीं। तो हम वापस से चेकर बोर्ड बनाएं, स्टार्टिंग में चेकर बोर्ड बना के प्रैक्टिस करो, उसके बाद में जब ठीक से आ जाए तब तुम लोग हवा में भी कर सकते हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट मत करना, ठीक। आलसी नहीं बनो, थोड़ा कॉपी पेन चलाना सीखो, हवा में क्वेश्चन करने की कोशिश स्टार्टिंग में मत करना, बाद में खूब करना। अगर हम इन दोनों क्रॉस करें तो एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए मिलेगा, या एक्स स्मॉल ए वाई मिलेगा, या एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए मिलेगा, या एक्स स्मॉल ए वाई मिलेगा। यानी कि अगर हम इन दोनों पेरेंट को क्रॉस कराते हैं तो हमें हो सकता है इनकी डॉटर में डिजीज़ दिख जाए, हो सकता है इनके सन में डिजीज़ ना दिखे, हो सकता है इनके डॉटर में डिजीज़ दिखे, हो सकता है इनके सन में डिजीज़ ना दिखे। यानी कि इन दोनों पेरेंट के प्रोजेनी में फीमेल्स जो भी होगी उसमें डिसऑर्डर होना ही चाहिए, क्योंकि कोई फीमेल ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें एक भी डोमिनेंट एलील ना हो, और सारे के सारे सन इनके कैसे होने चाहिए, नॉर्मल। इसको देख के पता चल रहा है ये भी फीमेल डिसीज्ड है, ये भी डिसीज्ड है, ये भी मेल नॉर्मल है, ये मेल नॉर्मल है। यानी कि अगर हम इस केस को कहें तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमें ये केस दिख रहा है, फीमेल में डिजीज़ हो सकती है। इस केस को देखें तो ये केस भी दिख रहा है, मेल नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन ये केस जहाँ पे दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल है यानी कि फीमेल में डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ पे ये केस नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पेडिग्री पॉसिबल ही नहीं है। ये इसको लॉजिकली सोच के देखो थोड़ा सा, ये तो हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल करके देखा, अब लॉजिकली थोड़ा सोच के देखो। इस फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया होगा, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया होगा, सीधी सीधी बात। यानी कि एक स्मॉल ए इसको इसके फादर से मिला होगा, एक स्मॉल ए इसको इसकी मदर से मिला होगा। मदर के पास में दोनों स्मॉल ए, मदर तो अपने एक स्मॉल ए दे देगी,
लेकिन फादर कहाँ से स्मॉल ए देगा जब फादर के पास डिसीज़ है तो? यानी कि फादर में अगर हम एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करें और फादर में डिसऑर्डर हो तो उसकी सारी डॉटर में डिसऑर्डर होगा ही होगा। ये है फैक्ट। अगर मैं फैक्ट की बात करूँ, ऐसे फैक्ट मैं आगे बताता रहूँगा, लास्ट में आके सबको समराइज़ करके एक बार बताऊँगा। तो फैक्ट ये है कि केवल एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में इफ़ फादर अफेक्टेड all his daughter must be affected। अब ये कोई ट्रिक तो है नहीं, ये एक फैक्ट है जो हमने प्रूफ भी किया हुआ है। यानी कि और फादर के पास में कोई एक कॉपी हो सकती है, या तो नॉर्मल होगी या डिसीज्ड होगी, या तो डोमिनेंट होगी या स्मॉल रिसेसिव होगी। फादर के पास में जो कॉपी होगी केवल वही वो अपनी डॉटर को दे सकता है, क्योंकि वाई तो देगा नहीं डॉटर को, केवल एक्स देगा। तो अगर फादर के पास में डोमिनेंट एलील है, फादर के पास में कैपिटल ए है, तो उसकी डॉटर के पास में भी हमेशा कैपिटल ए ही तो जाएगा, स्मॉल ए कहाँ से जाएगा? यानी कि अगर फादर में डिसीज़ है तो उसकी कोई भी डॉटर नॉर्मल नहीं हो सकती, डिसीज़ होगी ही होगी। ठीक है। दूसरा फैक्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और अगर फीमेल में डिसऑर्डर या मदर में डिसऑर्डर नहीं दिख रहा है तो उसके सन में कभी भी डिसऑर्डर दिख ही नहीं सकता। कहाँ से दिखेगा? एक्स के ऊपर कैपिटल ए होना चाहिए तभी डिसीज़ आएगी। फादर से सन को एक्स मिलेगा नहीं, केवल वाई मिलेगा। एक्स मिलना मदर से है, मदर के पास में अगर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो सन को मिलेगा कहाँ से? और सन को हमेशा कौन सा मिलेगा? स्मॉल। यानी कि अगर मदर के पास में एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में डिजीज़ नहीं दिख रही, यानी कि मदर के पास में दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल है, यानी कि उनका कोई भी सन डिजीज़ शो नहीं करेगा कभी भी। ठीक है। यानी कि दूसरा, इफ़ मदर नॉर्मल, यानी कि अगर मदर में डिसऑर्डर नहीं दिख रहा है, ऑल सन मस्ट बी नॉर्मल या अनअफेक्टेड, क्योंकि मदर से ही एक्स क्रोमोसोम सन को मिल सकता है, फादर से तो मिलेगा नहीं। तो जो केस मदर में होगा वही केस सन में आएगा। यानी कि अगर मदर अनअफेक्टेड है तो सन कभी भी अफेक्टेड नहीं हो सकता है, जैसे केस हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। आई होप कि थोड़ा क्लैरिटी आई होगी। मेल फीमेल के केस में आपको थोड़ा अलग अलग करके सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे हम बहुत सारी पेडिग्री में खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस हम करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों के दिमाग में सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे मेन चीज़ होती है जो ये मैंने बताता हूँ कि किस केस में डिसीज़ दिखेगी, किस केस में डिसीज़ नहीं दिखेगी। ये केस हालांकि बहुत बेसिक जेनेटिक्स है, सबको आती होगी जीनोटाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, फिर भी बता रहा हूँ। और ये भी साथ में कि डिसीज़ कब होगी, क्यों नहीं होगी, ये समझ में आए। तो जो पेडिग्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो सारे केस समझाने के बाद अभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी समझाना है, अभी वाई लिंक्ड भी समझाना है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल भी समझाना है। इतना समझाने के बाद फिर हम खूब बड़ी बड़ी पेडिग्री सॉल्व करेंगे, 3-3, 4-4 जनरेशन की, बहुत सारे प्रोजेनिस के लेके। तो फिर उसमें धीरे धीरे आएगा। स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी, स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे करके हम उनको भी कवर करेंगे। लेकिन डरना नहीं, पेडिग्री कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते रहो तो आज हमने देखा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव देखेंगे, कोशिश करेंगे साथ में हम वाई लिंक्ड भी देख लें, और फिर माइटोकॉन्ड्रियल के बाद में हम फिर स्टार्ट करेंगे नॉर्मल अपने पेडिग्री की प्रैक्टिस। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेडिग्री सॉल्व कर सके, बड़ी से बड़ी पेडिग्री सॉल्व कर सके, जिससे कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आए। फिर कह रहा हूँ ट्रिक्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, ट्रिक्स करनी ही नहीं है। जो समझा रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा लेंथी क्या है, अगर 20-20 मिनट की 5 वीडियोस भी इकट्ठी होती हैं, 4 वीडियोस भी इकट्ठी होती हैं, तो 1-1.25 घंटे का लेक्चर तैयार होता है। क्लास में मैं ये लेक्चर 5-6 घंटे में ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग साथ में इंटरेक्शन भी करते हैं, डाउट्स भी आते हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चंस की। लेकिन ट्रिक्स का यूज़ नहीं करना। ट्रिक्स से हो सकता है 1% आंसर सही हो जाए, लेकिन 99% टाइम हो सकता है आप गलती करो। और
कभी भी एक पेडिग्री में ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही डिसऑर्डर या एक ही इनहेरिटेंस शो हो रहा हो। अभी हमने इस पेडिग्री में केवल हमने एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करी है, जो यहाँ पे शो नहीं हो रही। हो सकता है एक्स लिंक रिसेसिव शो हो जाए, हो सकता है यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए, हो सकता है यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाए। इस में हमने बोला है कि यहाँ पे एक्स लिंक डोमिनेंस शो हो रही है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इसमें केवल एक्स लिंक डोमिनेंट ही शो हो रही है। ऐसी पेडिग्रीज भी आती हैं जिनमें एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव सारी की सारी शो हो जाती हैं। इवन CSR में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक पेडिग्री 2-2, 3-3 कंडीशंस को फुलफिल करती है, कि एक पेडिग्री वो ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस को भी फुलफिल कर रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव कर रही है और एक्स लिंक डोमिनेंट को भी कर रही है। तो अगर आप ट्रिक्स के बेसिस पे जाओगे तो गलतियां होने के चांस पक्का रहेंगे। तो ट्रिक्स और वैसे भी हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। शॉर्टकट मारोगे हमेशा उल्टे फंसोगे। तमीज़ से चलते रहो, कॉन्सेप्चुअल चलते रहो। और JRF इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो JRF 7, 8, 10 जन्म में भी शायद ही एक आध बार निकले, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे तो एक बार में भी आराम से निकलेगा। तो इसलिए पेडिग्री स्टार्ट किया, क्योंकि पेडिग्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स डाउट में, कन्फ्यूज़न में रहते हैं। इसलिए अब इसको ढंग से देखो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग। तब तक जितना बताया उतने कवर करो, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो। क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको इंप्रूव करेंगे। क्या टॉपिक और पढ़ने का मूड है वो बताओ, कोशिश करेंगे पॉसिबल हुआ तो उसको भी हम करें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सबके सब खाली बैठे उल्टे सीधे काम कर रहे होंगे, कुछ अच्छा उनको गिफ्ट दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।